जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हम आखिर अपना टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है IAS 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि बाद में इंटरेस्ट नहीं होता। दिस इज़ वन ऑफ द ओनली फ्यू स्टैंडर्ड्स विच इज़ नॉट देयर इन P2। ये स्टैंडर्ड P2 में नहीं है। क्या यार, ये स्टैंडर्ड P2 में नहीं है, इसलिए इसका फोकस यहाँ पे ज़्यादा है। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 थिंग, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू कॉस्ट एसोसिएटेड विद अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनको आपने लेके जाना कि अगर आपकी कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे डील करेगी। एक एक अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसा ही है ना। आप बुर्ज खलीफा जिसने बनाया उसका अलग कॉन्ट्रैक्ट था, जिसने बुर्ज अरब बनाया उसका अलग कॉन्ट्रैक्ट था, जिसने जो डेरा वगैरह के अंदर जितने भी बनाए वो सारे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स की थी फाइल्स, वो सारे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट उस तरह से ही आपने उनको अकाउंट फॉर किया। तो द प्राइमरी इशू इन अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन वाज द एलोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, अकाउंटिंग पीरियड इन विच द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम। 3 चीज़ें। नंबर 1 आपकी एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू, आपने कितना रेवेन्यू कब अकाउंट फॉर करना है। आपको सारा का सारा रेवेन्यू एक साथ उठा के पड़ा देता है, कहते यार ये पैसा है, इसको ये लो और शुरू कर दो काम, या 50% अभी ले लो, 50% काम खत्म हो जाएगा। एलोकेट क्या करोगे, कितना एलोकेट इस साल करोगे, कितना एलोकेट अगले साल करोगे, क्योंकि एक साल में एक बिल्डिंग नहीं बनती, 5 साल 10 साल लग जाते हैं। 10 साल ज़्यादा हो गए, 5 साल तक लग जाते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किस तरह लगाओगे, हर साल की कितनी, हर महीने की कॉस्ट है, हर साल की कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट लगाओगे और किस साल में उसको डालोगे। आज के साल में डालोगे उसको, अगले साल में डालोगे, क्या करोगे उसको, मतलब क्या प्लान है, कोई अंदाज़ा नहीं। खैर, द स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स। इसकी बड़ी प्यारी डेफिनेशन है। A construction contract is a contract specifically negotiated for construction of an asset और a combination of assets। एक पूरी फैक्ट्री बनानी है, सिर्फ एक फैक्ट्री में एक चीज़, छोटा सा एसेट बनाना है, छोटी सी एक मशीनरी लगानी है, क्लोजली इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ इट्स डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी, फंक्शन और द अल्टीमेट पर्पज ऑफ यूज़। याद हो जाए तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ना याद हो तो कोई फ़र्क नहीं होता। मतलब याद होना अच्छी बात है, ना याद हो फर्क नहीं होता, याद कर लीजिएगा। याद नहीं मतलब इसका आइडिया ले लीजिए यार, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते क्या हैं। आपसे वो डेफिनेशन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, क्या कहोगे। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच वी डू while we are going to construct a company, while we are going to construct a factory or an asset for a company। नहीं यार, मतलब थोड़ा प्यारा। The requirement of a standard is usually applied to the separately to each construction contract। हर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का अपना तरीका है, मगर ये सिर्फ गाइडलाइन देता है आपको कि कैसे लेके जाना है, आपने लेके किस तरह जाना है, किस तरह स्टार्ट करोगे, किधर से लेके जाओगे। इट इज़ नेसेसरी टू अप्लाई द स्टैंडर्ड टू सेपरेटली identifiable component of single contract or a group of contracts together in substance of a contract। Contract revenue will comprise initial amount of revenue agreed in the contract। एक कॉन्ट्रैक्ट आपने करना है, उसके अंदर आपको $1 मिलियन मिलेगा, ठीक है। Variations in the contract work, claims and incentive payments। Variation in the contract work, पहले आपको कहा था कि यार आपने एक बिल्डिंग बनानी, हंसीएगा नहीं, बिल्डिंग है ये बड़ी प्यारी बन रही, बिल्डिंग एक बना रहे हैं, आपने कहा यार यहाँ पे अब एक काम करो यार, मैं भाई यहाँ पे ना ये टावर छोटा सा बना दो, ये टावर चमकेगा, ठीक है, ये ऊपर से टावर बना दो। ये पहले कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, ये क्या है, वेरिएशन है। अब मुफ्त में तो नहीं बनता, ये चैरिटी तो नहीं है, आप कोई इतना मतलब किसी को सदका तो नहीं दे रहे, चैरिटी नहीं कर रहे। क्या करोगे, आप कहोगे भाई इसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, कितनी कॉस्ट लगेगी इसकी जी, 200,000 लग जाएगी, तो ऐड कर दोगे कितना, 200,000। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट। क्लेम, आप कहोगे यार हमने ये जो नीचे वाला पार्ट बनाया ना, इससे नीचे हमारे पास जो ज़मीन थी ना, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, उन पत्थरों को हटाने में हम लोगों को काफ़ी पैसा लग गया, हमने फिर उसको ऐसे पूरा क्रश किया और हमने पूरी ज़मीन बनाई। फिर आप क्लेम कर रहे हो, इसके हमारे पास एक्स्ट्रा 1 लाख लग गया,
वो कहेंगे ठीक है हम पे कर देते हैं। इंसेंटिव पेमेंट्स, वो कहेंगे यार अभी आप पे काम ना करें, या फिर हॉलीडेज़ आ जाती हैं, ईद की छुट्टियाँ आ जाती हैं, लोगों को आपने डेली बेसिस वेजेस पे नहीं रखा, आपने सैलरीज पे रखा हुआ है, उस सैलरीज का आप कहते हो यार इंटेंसिव पेमेंट है, वो भी 1 लाख एक्स्ट्रा लग गया है, उसका भी भाई कुछ करो। वो कहते हैं यार चलो ठीक है हम 1 लाख वो भी पे कर देते हैं। कितने हो गए? 1.4 मिलियन, 14 लाख हो गए। ये प्रॉफिट आपको इतना मिला है। स्टार्ट 1 लाख से हुआ था, 10 लाख से हुआ था, अब कितना हो गया? 14 लाख हो गया। तो इस तरह आपने लेके चलना है। अब ये पूरा का पूरा अकाउंट के फॉर कैसे करना है? इस साल कितना होगा, अगले साल कितना होगा, अगले साल कितना होगा, अगले साल कितना होगा। तो कंस्ट्रक्शन इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल। आप कहते हो फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू क्या होती है? द प्राइस, द अमाउंट यू आर गोना गेट इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, जिसको आप कहते हो प्रेजेंट वैल्यू। इसको आप क्या करोगे? इसको डिस्काउंट फॉर करोगे। क्यों? अगले 10 साल के अंदर ये बिल्डिंग बननी है, तो अगले 10 साल के अंदर जो चीज़ बननी है उसको आप अभी से डिस्काउंट करोगे। कैसे डिस्काउंट करोगे? F9 याद करो, आपको अंदाजा हो जाएगा डिस्काउंटिंग कैसे करते हैं। डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी आपको, F7 में भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये एक पार्ट था। दूसरा पार्ट क्या है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सॉरी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होती है? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को देखते हैं। एक कॉस्ट है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। आपको पता है यार हमें 1 मिलियन मिलना है, हमारे ऊपर कॉस्ट हमारे पास लगनी 7 लाख की। यार जानते हैं 7 लाख की, ठीक है। कॉस्ट आर एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी इन जनरल एंड कैन बी एलोकेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो डायरेक्टली उससे इन्फ्लुएंस हो रही है कॉस्ट। एक्स्ट्रा सुपरवाइजर रखने पड़ रहे हैं, उनकी कॉस्ट भी आएगी, समझ लें 50,000 एक्स्ट्रा आपको डालना पड़ रहा है। उसके बाद स्पेसिफिकली चार्जेबल टू कस्टमर अंडर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो चेंजेस यहाँ पे किए हैं, वो जो ये आपने बनाया था या फिर जो नीचे आपने काटा है, इसकी भी कॉस्ट लगेंगी। वो कॉस्ट वहाँ पे कितनी होगी? आपको तो यार 150,000 लगेंगी कॉस्ट। कितने हो गए आपके पास? 750, 150, 900,000। ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लग गई। When the outcome of the construction company estimate to reliably construct, अगर वो रिलायबली मेजर हो रहे हैं कॉस्ट या फिर रेवेन्यू, उसको आपने वैसे ही डाल देना है। ठीक, परफेक्ट। अगली चीज़ आपने ना, व्हेन द आउटकम ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिलायबल मेजर्ड। जी, अब रिलायबली मेजर नहीं किया जा सकता। जो कॉस्ट लगी है या जो प्रॉफिट हमें आ रहा है वो रिलायबली मेजर नहीं हो सकता विद ड्यू टू एनी सर्कमस्टांस। यहाँ पे आपसे नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द सर्कमस्टांस ऑफ यू नॉट कैलकुलेटिंग द कॉस्ट और द प्रॉफिट रिलायबली। नहीं, रेवेन्यू shall be recognized only to the extent of construction contract cost. Revenue shall only be recognized to the extent of the contract cost incurred that is probable more than or equal to 90% will be recoverable. रेवेन्यू, ये रेवेन्यू की बात हो रही है कि आप उसको तभी रिकग्नाइज करोगे अगर आपको पता है 90% श्योर चांसेस हैं कि वो मिलेगा। कॉस्ट shall be recognized as an expense in which they are incurred. जिस साल में लग गई हैं, एक्स्ट्रा लग गई हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है, आप रिलायबली मेजर नहीं कर सकते, मगर आपको लगा कि यार ये इसकी वजह से लगी है, उसी साल में डाल दो। रेवेन्यू 90% श्योर होना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, डाल दो। जो कॉस्ट नाम आ रहा है डाल दो। When it is probable the total contract cost will exceed the total contract revenue, the expected loss will be recognized as an expense immediately. क्या मतलब? कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया आपने कहा यार उसकी हमें प्रॉफिट आएगा कितने का? 1 मिलियन का। आपकी अपनी कोई गलतियों से, आपकी अपनी कोई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रीज़न से कॉस्ट लग गई 1.2 मिलियन। कितना लॉस आ रहा है? 200,000 का ये लॉस है। इसको अभी अपनी P&L इनकम स्टेटमेंट में चार्ज कर दो, आपको यह लॉस है। अगले सालों का लॉस है आ जाएगा। अगले साल में क्या होगा? ब्रेक इवन हो जाएगा, अभी लॉस हो जाएगा ये। इसको बहुत इजीली हम क्वेश्चन के साथ जब देखेंगे और बहुत इजी फ्लो होगा। इजी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, इसकी अच्छी बात है। अच्छे टॉपिक्स कौन से होते हैं? जो इंपॉर्टेंट भी होते हैं और इजी भी होते हैं। तो ये वो पार्ट है, इसको ज़रूर देखिएगा।
आई होप बहुत ईजी आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ईजी टॉपिक है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिर्फ आपने इसकी कॉस्ट और रेवेन्यू और टाइमिंग को देखना है। और अगर आप इन तीनों चीज़ों को देख सकते हैं और इन चीज़ों को लेके चल सकते हैं तो इंशाल्लाह आपको किसी भी टॉपिक में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कोई मसला नहीं आएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, कोई भी क्वेश्चन हो बेधड़क होकर पूछिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।